So civic tech is a very interesting implementation of technology. As the name implies, civic tech is any technology that is used for public good. जो आवाम की भला के लिए हम कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, that would come under the ambit of civic tech. The number one mandate of the government is to provide services to the citizens, meet citizens where they are. There is a need for an effort कि हम इन डॉक्यूमेंट्स को इवन कॉन्स्टिट्यूशन को या आपके पास जो एक्ट्स आते हैं, लॉज आते हैं, इनको सिंप्लीफाई करें फॉर द कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड. ये कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई दीज लॉज बिकॉज आई थिंक जो प्राइमरी एक यूज केस है एआई का, इट्स अराउंड एजुकेशन. कि आप जो है यू कैन यूज एनी एआई प्लेटफॉर्म एंड यू कैन यूज दैट टू सिंप्लीफाई एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. Hello, Assalamu alaikum, and welcome to today's podcast. I'm your host, Mumal Nawab, and today we'll be discussing a critical topic of participatory democracy in Pakistan. So, when we talk about democracy in Pakistan, most conversations stop at elections. But participatory democracy is much bigger than that. It's about whether citizens are actually having voices in policy making, public service, and governance in their daily basis life. And in digital world, technology is starting to shape how the participation happens. So we have a very special guest with us, Ibrahim Ahmed Salim, who is a senior program manager at Code for Pakistan. He has a background in e-governance, public sector, and government. So welcome to today's podcast, sir. It's really great to have you with us today. I would like to first ask you about the fundamentals. Like when we talk about participatory democracy in Pakistan, what does that really mean? Especially पाकिस्तान में हम देखते हैं कि citizens जो है पाकिस्तानी आवाम उनके बारे में फैसले किए जाते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है. सो उनको उन पॉलिसीज़ में, उन फैसलों में इंक्लूड किया जाता है जब ये फैसले बन रहे होते हैं, ये पॉलिसीज़ बन रही होती है. अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूवर्स के लिए कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में स्पेसिफिकली क्या मायने रखती है. जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट. आपका बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है. सो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में एग्जिस्ट तो करती है. देयर आर स्ट्रक्चर्स लाइक लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है. एंड देयर आर प्रोविजंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल कि हमने आवाम को कंसल्ट करना है, उनकी एडवाइस के साथ, कंसल्टेशन के साथ डिसीजन मेकिंग करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है. बट इफ यू लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड इन पाकिस्तान, तो लोकल गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड इतना इलस्ट्रेट नहीं है. कुछ सूबों में लोकल गवर्नमेंट जो है उसके इलेक्शंस भी होते हैं. There is functioning local governments as well, but across Pakistan अगर हम देखें, across all provinces, so हर जगह से हमें examples नहीं मिली. There are some rulings from the Supreme Court of Pakistan as well that support के local government को जो है वो establish की जाए और उसको constitutional protection भी हासिल है. But जो last 5 years अगर हम देखें तो उसका track record इतना formidable नहीं है, इतना बेहतर नहीं है. So हम ये कह सकते हैं कि there are some examples जिसमें लोकल गवर्नमेंट फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में काम करती है. बट आई थिंक वी नीड टू वर्क हार्डर कि जो हमारी ग्लोबल रैंकिंग्स हैं वो हम बेहतर कर सकें. सर आपने बात की लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से. सो जैसे कि आपने बताया भी कि कुछ सूबों में लोकल गवर्नमेंट्स है भी, बट जो हम पिछले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं तो लोकल गवर्नमेंट्स जो है तो वो जिस तरह हमारे 5 साल इलेक्शंस होते हैं उस तरीके से उसके इलेक्शंस कॉन्टीन्यूसली नहीं हो रहे जैसे ही वो अपना टेन्योर पूरा कर रहे. सो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि लाइक इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे जो हमारी नेशनल असेंबलीज है और प्रोविंशियल असेंबलीज है, एमएनएज हो गए, एमपीएस हो गए, वो क्यों इन लोकल गवर्नमेंट्स को आगे आने का मौका नहीं दे रही? क्या ऐसी वजह है कि वो नहीं चाहते कि वो खुद ही जो है तो वो फैसलों को चलाते आए, खुद ही गवर्नेंस सिस्टम को चलाते हैं, बट लोकल गवर्नमेंट जो ग्रास रूट लेवल है उसको मौका नहीं मिल रहा? जी आपका बड़ा अच्छा ये सवाल है. इट्स अनफॉर्चुनेट कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स को इतनी ऑटोनॉमी नहीं देती और बाज़ औक़ात जिससे आपने बताया कि इलेक्शंस में डिलेज हैं. इसकी डिफरेंट वजूहात हैं. देयर आर सम चैलेंजेस. कुछ जो है उसमें आपके पास जो आपकी कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो दे विल बी पार्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, उसमें
सियासी जो पार्टीज हैं उनके दरमियान इख्तलाफात होते हैं जो कि विच रिजल्ट इन द डिले ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। इसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थोड़ा बहुत इनको दे सी द लोकल गवर्नमेंट समवट आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है हमारा विच इज नॉट ट्रू। तो इसकी वजह से अगर लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट भी करती हैं तो उनको बजट्स के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनको इकोनॉमी के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो इतनी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकती डिस्पाइट हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो ये चैलेंज है और इसके डिफरेंट वजूहात है। लेकिन इफ यू लुक एट द रूलिंग्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, सो जो उसी के फेवर में जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स दैट लोकल गवर्नमेंट्स हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और इनको जो है दे नीड टू बी सपोर्टेड ताकि जो लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन है, आप कह लें कि यूनियन काउंसिल लेवल पे, विलेज काउंसिल लेवल पे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सो दैट पीपल एट द ग्रास रूट्स कैन कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट और डिसीजन मेकिंग में और फाइनेंशियल प्लानिंग में वो हेल्प कर सकेंगी। जी। जैसे कि मैंने पहले भी अपने व्यूवर्स को भी बताया, आपका जो बैकग्राउंड है दैट इज ई गवर्नेंस, सिविक टेक्नोलॉजी। आजकल डेमोक्रेसी के हवाले से हम लोग सिविक टेक का वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया का ज़माना है। सो कैन यू एक्सप्लेन इट फॉर आवर ऑर्डिनरी सिटीजन्स कि बेसिकली सिविक टेक है क्या? So civic tech is a very interesting implementation of technology. As the name implies, civic tech is any technology that is used for public good. जो आवाम की फलाह के लिए हम कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें that would come under the ambit of civic tech. So civic tech में हमारे पास different types of solutions होते हैं. Those are both community powered के आवाम मिलकर खुद अपने मसाइल का हल through technology device करें. It could be solutions to combat, for example, let's say floods. I'll quote you an example कि कोटफुल Pakistan developed a project called Floodlight back in the 2022 floods. और that was totally powered by the community. और इसमें जो है total volunteers थे और उन्होंने CSOs के साथ मिलके, NGOs के साथ मिलके जो flood relief है उस पर काम किया and we used technology to map the all of those flood relief activities. इसके साथ साथ government level पे भी है which is somewhat distinctive compared to civic tech, which is GovTech, which is using technology to enable the government in rendering services to the citizens. So ये थोड़ा बहुत जो है these go hand in hand, civic tech and gov tech go hand in hand, and based on our experience working at Vote for Pakistan, हमने तो for the past 10 years for over a decade we have worked with different governments both at the federal level at the provincial level कि हम ऐसी technologies बना सकें जो कि public good के लिए काम आ सकें. Because the number one mandate of the government is to provide services to the citizens, meet citizens where they are. So इसको enable करने के लिए हम ये technologies को use करते हैं। So आपने बहुत अच्छी कोड फॉर पाकिस्तान की एग्जांपल्स भी कोट की एंड विच इज़ रियली ग्रेट टू हियर, बट आई वुड लाइक टू आस्क कि सिविक टेक के बहुत सारे एग्जांपल्स तो है हमारे पास और गवर्नमेंट ने भी कुछ सिस्टम जो है तो वो इंट्रोड्यूस कराए हैं, बट डू यू थिंक कि जो पाकिस्तानी अवाम है, जो हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन है या हमारा जो है तो मोबाइल यूजेज है अवाम का, आर दीज really accessible for the ordinary citizens या उसमें काफी ज्यादा काम करने की अभी जरूरत है? Yeah, I think this is a very pertinent question. बहुत सारे लोग इस बात के बारे में मेंशन करते हैं कि while you are making technology, you need to think from the perspective of the user. So हमारा I can share examples from Code for Pakistan that when we are building technology, हमारा focus यही होता है कि हम डिजाइन थिंकिंग, यूजर सेंट्रिक डिजाइन को फॉलो करें. बट इट इज नॉट ट्रू फॉर मोस्ट केसेस. अगर हम पाकिस्तान में देखें, इवन ग्लोबली एज वेल, कि बाज़ औक़ात टेक्नोलॉजी फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी यूज की जाती है टू क्रिएट एन ऐप जिसको हम कह देते हैं कि देयर इज एन ऐप फॉर एवरीथिंग. सो बाज़ औक़ात वी समवट ओवर सिंप्लीफाई जो यूजर्स की नीड्स होती हैं उनको ओवर सिंप्लीफाई करके एक सोल्यूशन बना लेते हैं थिंकिंग के दिस इज व्हाट एक्चुअली यूजर्स वांट. लेकिन इसके अलावा इतनी ज़्यादा केयरफुल कंसिडरेशन नहीं की जाती कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या है. इफ यू टॉक अबाउट कोई भी आप गवर्नमेंट सिस्टम बनाते हैं उसमें एक्सेसिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एल्डरली पॉपुलेशन कितनी है, वो अफराद जो ज़्यादा फॉर्मली लिटरेट नहीं है वो ये सोल्यूशन कैसे यूज़ करेंगे. सो दीज कंसिडरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट बिफोर मेकिंग टेक्नोलॉजी. तो इस पर काम किया जा रहा है, बट आई थिंक देयर मोर प्रोग्रेस इज नीडेड कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए. And while we are talking about technology and democratic systems and governance, so do you think कि
what is the bigger problem in Pakistan? Lack of technology है या lack of trust in institutions है हमारे आवाम में? I think if we talk about Pakistan's case, which is quite true, आजकल recently energy crisis भी है. If we talk about solar, तो पाकिस्तान की story जो है globally we are at the frontiers. मुझे लगता है कि पाकिस्तान as a nation are very technology savvy. हम देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द के एवरीबडी जो स्मार्टफोन ओनरशिप है वो काफी ज्यादा है. आफ्टर 3G 4G जो कह रहे मोबाइल इंटरनेट की पेनिट्रेशन है, हमारे पास जो सर्विसेज आई, कह रहे लास्ट माइल डिलीवरी की या ई कॉमर्स की स्टार्टअप्स आ गई या इस तरह के और टेक्नोलॉजी जो सोल्यूशंस हैं, आई थिंक टेक्नोलॉजी इज देयर. लेकिन ये है कि जो सीक्रेट सॉस है दैट इज मिसिंग. वी नीड द राइट प्लेयर्स टू क्रिएट सॉल्यूशंस दैट एक्चुअली cater to the needs of the users. तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसकी तरफ काम करने की जरूरत है. बट ओवरऑल एज ए नेशन आई थिंक वी आर वेरी टेक सेवी. लेकिन थोड़ा सा शायद लिटरेसी, शायद डिजिटल लिटरेसी पे काम करने की जरूरत है. बिकॉज जिस रेट से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है शायद उस रेट से हम कैचअप नहीं कर पा रहे. और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है एंड वी सी दैट लॉट ऑफ डिस्कशंस आर हैपनिंग ओवर द सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पे स्पेशली गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारी पाकिस्तान में डिस्कशंस हो रही होती है. सो एंड वी हैव सीन दिस पैटर्न की कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है गवर्नेंस के हवाले से भी और हुकूमत से भी काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे होते हैं आवाम को. सो डू यू रियली थिंक कि जो सोशल मीडिया है वो एज ए सिविक पार्टिसिपेशन काउंट होती है? आई थिंक जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है ग्लोबली, आई थिंक इट इज़ वेरी पर्टिनेंट. कि अगर हम फॉर एग्जांपल अरब स्प्रिंग को भी देखें तो सोशल मीडिया का बड़ा ही रोल था उसमें. सो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया फॉर वॉइस रेजिंग, फॉर डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम्स. और जैसे आपने बात की कि उसमें कंप्लेंट का एलिमेंट काफी नुमाया है. बट इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात करें, सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट. अगर सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट उसको सुन भी रही है कि नहीं? आई थिंक वो मिसिंग एलिमेंट है कि आई थिंक बोथ सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट नीड टू कम ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म कि जहां आप कंप्लेंट करें और उसकी रेजोल्यूशन भी हो, उसको कंसिडर भी किया जाए. मुझे लगता है कि दैट डिस्कनेक्ट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान. के लोग सोशल मीडिया पे जाके कंप्लेनिंग तो करते हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता. और बाज़ औक़ात वो कंप्लेनिंग फॉर द सेक ऑफ कंप्लेनिंग होती है और उसका कोई एंड रिजल्ट नजर नहीं आता. तो आई थिंक in addition to social media platforms, I think we need to involve more technology platforms जिधर गवर्नमेंट को एक्सेस मिल सके. देयर हैव बीन एफर्ट्स लाइक जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल था, तो उसकी काफी सक्सेस स्टोरी है कि सिटीजन वर एबल टू फाइल कंप्लेंट्स और उस पे वो रेजोल्यूशन भी हुआ और एवरी स्टेप ऑफ द वे पे सिटीजंस इन्फॉर्म हुए. आई थिंक सिमिलर प्लेटफॉर्म्स नीड टू बी डेवलप्ड क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान तो हमारी जो डेमोक्रेटिक या हमारी वो जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. So I think a single app cannot solve all problems. I think we need to have more digitization across several spheres where the government works. So इस पे काम करने की जरूरत है. But I think overall अगर हम देखें तो citizens free speech जो है वो social media जो है वो इंश्योर करवाता है and it's a good step if you ask my opinion. जी, जैसे कि आपने बात की कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल भी है जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है. एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि पाकिस्तान में जब आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है, लाइक अभी आपकी एक पार्टी की गवर्नमेंट एंड देन नेक्स्ट पार्टी की आती है, तो वो अगर पहले गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया होता है ऐसे, नेक्स्ट गवर्नमेंट आके उस चीज़ को बंद करके अपने नाम से कोई ना कोई नया इनिशिएटिव ले आती है. सो हाउ इज दैट इम्पैक्टिंग दिस ओवरऑल प्रोसेस के उसमें बेहतरी आ रही है या वो चीज़ों को बिल्कुल ही खराब कर रहा है? जी, ये बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी नहीं होती. सो ग्लोबली भी अगर हम देखें तो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी नेशनल सक्सेस, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ पाकिस्तान. तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स को आई थिंक क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है तो दे नीड टू सिट टुगेदर एंड डिसाइड कि कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की जरूरत है. जिस तरह हम सुनते भी हैं कि हमें एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो रिक्वायर्ड है क्योंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान है स्ट्रगल फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स. तो इसी तरह और जो हमारे एरियाज है डोमेन्स है उस पर भी वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज कि अगर कोई डिस्ट्रप्शन हो या कोई नया देयर इज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स, जो कोर पॉलिसी है आपकी, जो कोर आपकी ऑफरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड रिमेन कंसिस्टेंट. सो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. सो आजकल
AI, artificial intelligence का भी काफी ज़्यादा दौर है. So do you think is AI going to improve governance in countries like Pakistan, और या ये और बड़े problems create कर रहा है governance के हवाले से भी, even for the participation of generally public जो है? जी, I think AI का to be very honest, I think it is a bit too early to decide कि whether or not AI का vote positive होगा या disruptive होगा. लेकिन एक बात I would like to include कि AI is a कह लीजिए न्यू टेक्नोलॉजी है, और उसका ग्लोबली जो है there is over reliance कि we should adopt AI. लेकिन इसमें ये है कि if it is not कह लीजिए structurally followed, तो वो और बैरियर्स और गैप्स क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी इंक्लूजन की बात करें, सो वो इट इज टोटली ड्रिवन ऑन टेक्नोलॉजी के आपके पास एक्सेस हो, आपके पास कंप्यूटिंग पावर हो, लेकिन इट ओवरलुक्स दोज पीपल हु फॉर एग्जांपल आर नॉट वेरी टेक सेवी, या हु इट ओवरलुक्स एल्डरली पीपल या चिल्ड्रन या पीपल इन फ्रॉम रिमोट एरियाज जहां पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है. So if we build everything around AI, around technology, around internet access, so we are leaving people who don't have access to these privileges. तो वहां पर थोड़ा बहुत disruptive रोल हो सकता है AI का, but still I think it's a nascent technology. Adoption तो बहुत rapid है, लेकिन we have to see कि where it goes. And talking about the government, so I want to ask कि गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी कितनी है? जो गवर्नमेंट का डेटा होता है, वेदर इट्स अबाउट बजट्स या बाकी इस तरह की पॉलिसीज रिलेटेड जो भी डेटा होता है, वो आम आवाम के लिए इजीली एक्सेसिबल है, या यू थिंक इट्स रियली लाइक टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होती है ऑनलाइन जो कि आम पब्लिक की समझ से ही बाहर होती है? अगर हम देखें पाकिस्तान में there are laws like the right to information. So through right to information citizens can access these laws of financial documents जो आपने बात की. लेकिन बाजू का जो I think you made a very good point कि these are very technical documents. तो ये आम कह लीजिए जो common citizen है उनके समझने के लिए शायद बाजू का बहुत difficult होता है. So there is a need for an effort कि हम इन documents को इवन कॉन्स्टिट्यूशन को या आपके पास जो एक्ट्स आते हैं, लॉज आते हैं, इनको सिंप्लीफाई करें फॉर द कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दीज लॉज पर्टेन, उनकी लाइफ, डेली लाइफ कैसे उससे इफेक्ट होगी, और इस पे आई थिंक वर्किंग की जरूरत है. आई थिंक उस पे जो आपका लास्ट क्वेश्चन था अराउंड AI, आई थिंक AI कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई दीज लॉज, बिकॉज आई थिंक जो प्राइमरी एक यूज केस है AI का, इट्स अराउंड एजुकेशन, कि आप जो है यू कैन यूज एनी AI प्लेटफॉर्म एंड यू कैन यूज दैट टू सिंप्लीफाई एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. So I think we can use, there are projects within Code for Pakistan that we're working on. I can give you an example of Numainda. So it's an AI powered platform that we have built कि जो constitutional आपके पास progress होती है, आपकी assembly में जो आपके local representatives हैं वो कौन से laws या कौन से bills pass कर रहे हैं, और उसके अराउंड क्या progress है, और आपका constitution किसी एक खास टॉपिक के बारे में क्या कहता है. So we are using such platforms to educate people around कि what the Constitution of Pakistan entails, what these financial documents entail, and how we can use AI to educate them. But इस पे I think more effective because जरूरत है. And once again, I would really appreciate Code for Pakistan's effort कि वो इतने अच्छे initiatives ले रहा है. I'm really happy to hear about Numainda. So बाकी ऐसे कोई civic tech platforms है पाकिस्तान में जो कि लेजिस्लेटर्स है हमारे पास, जो हमारे नुमाइंदे उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके, सो द जो पब्लिक है उनको पता हो कि दिस पर्सन इज एक्चुअली डूइंग समथिंग फॉर द पीपल, सो उनको आगे वोट देने में, इलेक्शंस में जो है, तो वो उनको समझ हो कि जी ये हमारा नुमाइंदा जो है वो एक्चुअली हमारे लिए काम कर रहा है. बिकॉज बाकी साउथ एशियन और बाकी कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह के सिविक टेक टूल्स बन चुके हैं. बिल्कुल, मैंने जैसे नुमाइंदा की एग्जांपल दी, नुमाइंदा बेसिकली डज दैट, बट इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी प्रोविजनल असेंबली की वेबसाइट है, सेनेट की वेबसाइट है, उस पर भी जो आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. यू आर एबल टू ट्रैक कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं नेशनल असेंबली में या प्रोविजनल असेंबली में, उनकी अटेंडेंस क्या है, उन्होंने कौन से बिल्स पे काम किया. सो दैट इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट, बट समटाइम्स वो इंफॉर्मेशन जो है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ PDFs, जो बेसिकली शायद मशीन रीडेबल इतना आसानी से ना हो, या इट इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर द कॉमन सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड. सो आई थिंक वही अगेन द पॉइंट के AI कैन बी ऑफ क्रिटिकल यूज
कि यहाँ पर हम AI को यूज करें या टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव्स. We are doing this for Numainda, but it is in the early stages, and there are need for other tools as well. I remember some other private citizens also created these tools के impact आफ्टर impact meter हो सकता है कि आपकी जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनका impact क्या है, उन्हें कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए. सो आई थिंक देयर अभी टेक्नोलॉजी का जो चैलेंज है दैट इज समवट सॉल्व थ्रू AI, बट अगेन उसकी एक मार्केट नीड भी चाहिए कि वो यूजर्स जो हैं दे आर एबल टू सीक दैट इंफॉर्मेशन एंड गेट दैट रिलायबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स. So yeah. So we have talked much about the civic tech. अभी मैं थोड़ा सा आपसे जेंडर इंक्लूजन के बारे में पूछना चाहूँगी. पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट जो हमारे पास लॉज बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 5% ऑफ कोटा जो है तो वो वुमेन को एलोकेट किया जाता है हायर पार्टी की साइड से कि उनको सीट्स 5% देनी चाहिए टिकट्स. सो क्या लगता है आपको पाकिस्तान में वुमेन को उस तरीके से नुमाइंदगी मिल रही है, पार्टीज उस मैनिफेस्टो को फॉलो कर रही है, या अभी भी हमारे पास जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा बिकॉज अभी रिसेंटली जो हमारे पास लास्ट ईयर जेंडर गैप इंडेक्स आई थी तो पाकिस्तान वाज द लास्ट वन ऑन दैट. सो या इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर करना चाहूँगा. आई वाज पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम बाय an organization called People Powered, Inclusive Democracy Accelerator. I was part of that. तो उसमें एक resonating theme ये थी कि बाजों का जो इंक्लूजन है वो एक खाली करियर फॉर शो एंड टेल होती है. सो इवन फॉर पाकिस्तान केस जो आपने बात की कि 5% कोटा है, इट एग्जिस्ट ऑन पेपर लेकिन प्रैक्टिकली वो शायद इतना एग्जिस्ट नहीं करता. इवन अगर आपकी जो असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन है ऑलमोस्ट 60 सीट्स आपकी विमेन के लिए रिजर्व होती हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शायद वो सिर्फ सिंबॉलिक है, वो प्रैक्टिकल नहीं है. सो इवन अगर जो आपने 5% की बात की, आई वाज रीडिंग अ स्टार्ट कि इवन आप कह लें सिंगल डिजिट में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो क्लोज टू 30% है, विच इज वेरी लेस कंसिडरिंग कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो 50% है और रिप्रेजेंटेशन इज ओनली मैक्सिमम सिर्फ एक या दो पार्टीज पे सिर्फ 30% तक है. इसके साथ साथ इलेक्शंस जो होते हैं वो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते या पार्टीज रिपोर्ट नहीं करती इलेक्शन कमीशन को. सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आई थिंक इसको बेहतर करने की जरूरत है. इवन अगर आप रिजर्व सीट्स की बात करें तो रिजर्व सीट्स में अगर विमेन रिप्रेजेंटेशन होती है तो उनको जो पोर्टफोलियो असाइन होता है वो मोस्टली विमेन रिलेटेड रोल्स के लिए ही होता है. वो अकेले हाई इम्पैक्ट जो रोल्स हैं, आपके पास फाइनेंस हो गया या प्लानिंग होगी, उस पर उनको नहीं अलाउ किया जाता या उनको मिनिस्ट्रीज नहीं मिलती. सो आई थिंक दिस इज एन एरिया वेयर वी नीड टू वर्क मोर हार्ड, और ताकि हम रिप्रेजेंटेशन को सिंबॉलिक से हटाकर प्रैक्टिकल की तरफ ला सकें. सो दिस इज डेफिनेटली वी नीड टू वर्क ऑन दैट. और हमें अपने जो साउथ एशियन काउंटर पार्ट्स हैं, वी कैन टेक एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, अदर कंट्रीज के, हम वी ट्राई टू फॉलो देयर मॉडल. और शायद ज्यादा सीट्स बढ़ाने की जरूरत है, शायद ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लाने की जरूरत है डेफिनेटली. हम वुमेन पार्टिसिपेशन की बात तो करते ही है, बट देन वी लुक एट कि यूथ पाकिस्तान का जो है तो वो 64% है. बट आजकल आपने भी सुना होगा कि हमारी जो अभी हुकूमत करने वाली पार्टी है, दे आर सजेस्टिंग कि जो वोट देने की एज है वो 18 से बढ़ा के 25 कर दी जाए. So what are your views about that कि 25 और 18 के बीच में आपका जो यूथ स्टार्ट होता है वो एज ही आपकी 18 होती है. So what are your views about that? It is like excluding a big chunk of your population from decision making से आप उनको निकाल रहे हैं. I think I'm not in favor of changing the age for voting. I think जो भी है, I think that is appropriate, and we should follow the example globally. जो democratic nations हैं, we should follow their example. और I think इसको disrupt ना किया जाए, क्योंकि हमारा track record, जिस तरह आपने कुछ stats भी quote किए कि हम बिल्कुल bottom of the rung में हैं. I think we need to improve upon that. और यूथ जो है, जैसे आपने बताया कि close to 60% पाकिस्तान जो है वो यूथ led है. And it's a reality. It is not going to change. Youth जो है पाकिस्तान का reality, and it is our strength as well. I think we should take it positively. और हमें ऐसे laws और ऐसी policies बनाने चाहिए जो कि favorable towards youth हो. Even in politics भी है. I think we need. I was looking at stats of the जो age group है, तो उसमें 21 से 35 तक I think National Assembly में 5 या 6 या 7 लोग हैं, if I'm not wrong.
So I think representation बढ़ने की जरूरत है. If we take examples from countries like Estonia या other countries जो कि ज़्यादा democratically हमसे अच्छे उनके इंडेक्स हैं, I think we should follow their lead or we should give opportunities to our youth, because I think for most cases youth are more aware. अगर हम technology sector की बात कर लें या other sectors की बात कर लें, तो I think involving youth will be a better step compared to other age groups as well. So yeah, I think it could be a bias as well. Lekin again, we need to be mindful that what our country has the potential for, and maybe we should work towards that rather than working against that. Yes, because आपने कोट किया कि जो हमारे असेंबली में इस टाइम रिप्रेजेंटेशन है 21 से 35 के दरमियान 5 to 6 लोग, बट जो पॉलिसीज बनाते हैं असेंबली में लोग वो यूथ के लिए बना रहे. आपका 64% यूथ पल्ज है. सो अगर आप पॉलिसीज यूथ के लिए बना रहे हैं और वो आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक कि वो इतनी आपकी अच्छी पॉलिसीज बनती हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट इन दिस पॉडकास्ट एंड इट्स सच फन डिस्कशन. मैं सिर्फ लास्ट में आपसे 1-2-3 आपके एक्सपीरियंसेस पूछना चाहूँगी कि ऐसे क्या पाकिस्तानी गवर्नेंस एक्सपीरियंसेस आपने खुद किए जो कि आपको लगता है कि शुड बी मेड बेटर हो सकते हैं, उसमें सिविक टेक को इंक्लूड करके मोर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को लाके वो एक्सपीरियंसेस बेहतर हो सकते हैं. सो इफ यू हैव एनी एग्जांपल. आई थिंक देयर आर मेनी एग्जांपल्स व्हिच आई कैन शेयर. कुछ चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा. एक तो ये है कि फॉर डिजिटाइजेशन फॉर मोस्ट केसेस इन पाकिस्तान हम ये समझते हैं कि इट इज एडिंग अ फ्यू स्टेप्स दैट वर्क्स ऑनलाइन. वो पूरा आपका जो 360 डिग्री आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो डिजिटाइज नहीं होती. देयर आर सम एलिमेंट्स स्टिल कि जो आपको वॉक इन करना पड़ता है, आपको कि फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है. तो हमें री इंजीनियरिंग की तरफ भी सोचना चाहिए कि जितने भी आपके बिजनेस प्रोसेसेस हैं हम उनको री इंजीनियर करें फ्रॉम द ग्राउंड अप, सो दैट वो एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज हो. और इसके साथ साथ जहां पर कह लें कि हमारे पास देयर आर अपॉर्चुनिटीज, आप बिल्कुल बेसिक म्युनिसिपल सर्विसेज को देखें कि पॉटहोल है, किसी गटर का ढकना मिसिंग है, स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही. दीज आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ सच सिस्टम्स, डिजिटल सिस्टम्स की कंप्लेंट रेजोल्यूशन नहीं हो पाती टाइम पे, या वो फिर आप कह लें कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वी आर नॉट एबल टू ट्रैक उसका रिस्पॉन्स क्या है. आई थिंक वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स दैट कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए एट द म्युनिसिपल लेवल कि एटलीस्ट कंप्लेंट रेजोल्यूशन तो की जा सके. और ये जो हमारे कह रहे हैं रोजमर्रा के मसाइल हैं, एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू सॉल्व दैट यूजिंग टेक्नोलॉजी. सो ये कुछ है. और साथ साथ जो है आई थिंक एक नेशनल लेवल पे वी नीड टू फोकस ऑन कि हम जो है हमारी जो सिटीजन सर्विसेज है, आई थिंक आई एम फ्रॉम केपी, सो आई कैन से कि अ लॉट ऑफ दो सर्विसेज आर गोइंग ऑनलाइन, लेकिन आई थिंक उसको जरा सा वॉर फुटिंग के वी नीड टू डिजिटाइज दिस सर्विसेज, बिकॉज आप पॉपुलेशन को अगर देखें और गवर्नमेंट की कैपेसिटी टू रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स को देखें, तो द ओनली सोल्यूशन टू दैट इज यूजिंग टेक्नोलॉजी. आप फेस टू फेस या ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल को फॉलो नहीं कर सकते. यू हैव टू गो टुवर्ड्स डिजिटल सॉल्यूशंस ताकि आप उन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकें जो आम आदमी को, आम शहरी को जो है वो ही इज फेसिंग और शी इज फेसिंग, so that we can resolve that using technology. So yeah, ये मेरे 2 cents हैं. And I would ask कि आप हमारे जो पब्लिक है स्पेशली यूथ, उनको क्या आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे टू बी मोर एक्टिव इन दिस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी गवर्नेंस के हवाले से? वो किस तरीके से पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो यूथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉट हेडेड बन गई है, जल्दी से आर्गुमेंट्स में, नेगेटिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है. तो कोई पॉजिटिव मैसेज? जी, आई थिंक वी नीड मोर न्यू फेसेस इन आवर नेशनल असेंबलीज ताकि जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो सके, प्रोविजनल असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो सके. आई थिंक वी नीड टू फॉलो अ मोर स्ट्रक्चर्ड पाथ rather than just being negative and complaining all the time on social media. We need to follow a more formal strategy. So thank you so much, sir, for giving us time. So thank you so much for watching today's podcast. We'll meet in a next podcast with more fun guests and more fun discussion. Thank you so much.